क्विकली रिवाइज कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सी जगह हम ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं, और अगर गेट की एग्जाम अगर आप देंगे तो वहां पर भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो इसको हम फिर से आज क्विकली उसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ये पोस्टफिक्स जो ऑपरेटर है उसमें क्या होगा, जो ऑपरेटर होगा वो कहाँ पर आएगा, आपका जो भी वेरिएबल होगा उसके बाद में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स बोलते हैं। ठीक है, पोस्टफिक्स है इसलिए इसको हम बाद में लिखते हैं। लेकिन पोस्टफिक्स क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये इसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी कोई भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल वैल्यू यूज्ड फर्स्ट एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म। ठीक है, तो कोई भी अगर आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके अंदर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसमें क्या होगा, पहले जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर यूज होगी, उसके बाद क्या होगा, आपका जो भी वेरिएबल है उसमें आइदर इंक्रीमेंट होगा या फिर डिक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ए वेरिएबल की वैल्यू क्या हूँ, 5 कंसिडर करता हूँ, जो कि हमने कल के एग्जांपल में भी वही किया था। और कोई एक्सप्रेशन मेरे पास है d इज इक्वल टू 10 प्लस 2 प्लस क्या है आपके पास, यहाँ पर आपने सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। बाकी सबको दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी जिसको नहीं दिख रहा वो अपना डिवाइस रिफ्रेश करो। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये जो एक्सप्रेशन है उसमें दो कांस्टेंट टर्म है, इसकी जगह में एक और ले लेता हूँ वेरिएबल b इज इक्वल टू क्या ले लेता हूँ यहाँ पर 3, और यहाँ 2 की जगह में क्या कर देता हूँ, b लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, ये जो 10 है वो क्या है, कांस्टेंट न्यूमेरिकल है, यानी कि वो वेरिएबल नहीं है, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। b जो हमारा है वो वेरिएबल है, ये सिंपल वेरिएबल है, इसके साथ में हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज नहीं किया हुआ है। और ये जो a वेरिएबल है उसके साथ हमने क्या किया हुआ है, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अब ये एक्सप्रेशन आप इसको इवेल्यूट करोगे तो इसका आंसर किस तरीके से बनेगा, तो कि 10 प्लस b की वैल्यू क्या है, एज इट इज 3 आएगी, क्योंकि उसको हमने सिंपल वेरिएबल के तौर पे यूज किया है। और लास्ट में जो आपका है ये क्या है, ए वेरिएबल है, साथ में पोस्टफिक्स ऑपरेटर यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीमेंट वाला। तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब कभी भी आप यूज करो तो यहाँ पर इस तरीके से यूज होगा, क्या लिखा है, वेरिएबल वैल्यू यूज्ड फर्स्ट। तो जहाँ कर कहीं भी ये जो पोस्टफिक्स ऑपरेटर का साथ यूज हुआ है तो वहां पर वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर पहले वो इस्तेमाल होगी। तो क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा, इस्तेमाल होने के बाद जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि वो क्या हो जाएगी वहां पर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर डी का आंसर क्या आएगा, 13 प्लस 5 तो 18 आपको मिलेगा। और उसके बाद में ए को प्रिंट कराओगे तो उसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, यही चीज मैं आपको अभी यहाँ पर जो हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है वहां पर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, प्रोग्राम में सी प्रोग्राम में लिख के उसको देखेंगे कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर जब आप यूज करते हो तो उसमें डिफरेंस क्या रहता है आउटपुट में। ठीक है, अगर आप प्रोग्राम के जरिए कंपाइल करके देखोगे तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल प्रोग्राम लिख देते हैं फटाक से।
इंक्लूड stdio डॉट h void main, मेन के अंदर आएगा पहला पोर्शन कौन सा आएगा, तो कि डिक्लेरेशन पोर्शन आएगा आपका, उसके बाद क्या आएगा, एग्जीक्यूटेबल पोर्शन आएगा। ठीक है, तो डिक्लेरेशन सेक्शन में हम क्या करते हैं, अभी के लिए इंटीजर वेरिएबल ही ले लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या रखते हैं हम, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। ओके, और b इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 4 कंसिडर कर लेता हूँ और एक c वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, पहले c इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, कोई भी एक कांस्टेंट लिखता हूँ 2 प्लस b लिखता हूँ प्लस मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर a प्लस प्लस। ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा, b की वैल्यू को भी प्रिंट कराऊंगा और c की वैल्यू को भी प्रिंट कराऊंगा। तीनों के तीनों वेरिएबल की वैल्यू हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ वेरिएबल का डेटा टाइप जिस टाइप का है उसके हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर फ्लोट है तो परसेंटेज एफ लिखेंगे, इंटीजर है तो परसेंटेज डी लिखेंगे। यहाँ पर मैं स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि वो नई लाइन से प्रिंट होके आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। तो आप एक ही लाइन में इस तरीके से मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो, साथ में वेरिएबल की वैल्यू भी क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ पर मैंने एक ही प्रिंटफ जो वाला हमारा फंक्शन है उसके अंदर क्या किया, इंफॉर्मेटिव मैसेज भी लिख दिया, साथ में क्या कर दिया मैंने, वेरिएबल ए की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन आपको जिस जगह पर वेरिएबल की वैल्यू चाहिए उस जगह पर परसेंटेज डी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये मैसेज टाइप करने के बाद परसेंटेज डी लिखा, तो मेरा जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू कहाँ पर प्रिंट होगी, जहाँ पर परसेंटेज डी लिखा है उसकी जगह पर। समझ में आ रहा है सबको ये स्टेटमेंट? यस सर। ओके, तो आप इंफॉर्मेटिव मैसेज के साथ में वेरिएबल की वैल्यू भी इस तरीके से एक ही स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवा सकते हो। फिर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ बी वेरिएबल में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू को हम क्या करवा देते हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा देते हैं। परसेंटेज डी लिखा और यहाँ पर हमने बी पास कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू को क्या करवाएंगे, हम प्रिंट करवाएंगे वेरिएबल सी परसेंटेज डी कोमा करके सी लिख देंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम है वो हमें किस तरीके से आउटपुट देता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रन बटन है उसको प्रेस करेंगे और देखेंगे कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। देखो आउटपुट में क्या मिल रहा है हमें, पहला क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए इज 6, फिर वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी इज 4, उसके बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी इज इक्वल टू 11। क्या हो गया, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या मिली हमें, 11 मिली। ठीक है, तो वो किस तरीके से 11 आया अभी हम देखते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, यहाँ पर 2 प्लस बी प्लस ए प्लस प्लस, एक वेरिएबल के साथ में हमने क्या किया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है हमने यहाँ पर। तो c इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या हुआ हमारा, b प्लस ए प्लस प्लस, ये हमारा एक्सप्रेशन है। 2 एज इट इज रहेगा, b का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 4 मिलेगा, प्लस पोस्टफिक्स ऑपरेटर का रूल क्या है, फर्स्ट वैल्यू को क्या करेगा, वो यूज करेगा, फर्स्ट वैल्यू यूज देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर एक की वेरिएबल की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो वो क्या करेगा, पहले एक्सप्रेशन के अंदर उसको क्या करेगा, यूज कर लेगा,
उसके बाद उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो यहाँ पर यूज कर लिया, तो इसका आंसर क्या मिला, 2 + 4 6 + 5 तो 11। तो सी का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिल रहा है। इसके बाद क्या हुआ है, आपका ए का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है, तो ए का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूज किया है ऑपरेटर के जगह पर, वहां पर हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स हमारा जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको यूज करेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या होगा, वैल्यू को यूज करने से पहले ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन के अंदर क्या करेंगे, हम उस वैल्यू को यूज करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज ये अननेसेसरी जो नॉइज आ रहा है उसको अपना माइक म्यूट कर दो, जिसका भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स ऑपरेटर का यूज करेंगे। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, प्रीफिक्स जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस एक्सप्रेशन के अंदर ए की वैल्यू यूज करने से पहले क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करेगा, बाद में उसका वैल्यू क्या होगा, वहां पर यूज होगा। तो हम देखते हैं कि हमें आउटपुट किस तरीके से वहां पर मिलता है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होगा आपका, 2 + b + a। तो 2 + b का वैल्यू क्या है, 4। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, a का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, बाद में यहाँ पर यूज होगा। तो a का वैल्यू इनिशियल क्या है, 5 है, इंक्रीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 6। तो 4 + 6 10 + 2 तो 12। आंसर क्या आएगा आपका, सी का 12 आएगा, जो कि आपको यहाँ पर मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस यस ये हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात की। अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा तो उसमें भी क्या होगा, पहले अगर प्रीफिक्स में यूज किया गया है तो पहले जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। उसके बाद में जिस भी एक्सप्रेशन के अंदर लिखा है वहां पर यूज होगा। अगर पोस्ट फिक्स में क्या है, आपका डिक्रीमेंट है, तो पहले क्या हो जाएगा, वैल्यू यूज हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसका वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ये चीज? यस सर। ओके, यस सर। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका टॉपिक, कंडीशनल ऑपरेटर। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि इट इज स्पेशल शॉर्ट फॉर्म ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर, कि इफ में क्या होगा, आपका कोई भी कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन चेक है यानी कि कंडीशन ट्रू है आपका, तो इफ के साथ जो भी लिखा होगा वो वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स के साथ जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट वहां पर होगा। ठीक है, we can write simple if condition in a single line with the help of conditional operator। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इफ एल्स का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि कंडीशनल ऑपरेटर को इफ एल्स के साथ किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इफ यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंडीशन। इफ बाद में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम कंडीशन लिखेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर जो भी फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट 1 करके कुछ भी कोड लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होगा, इफ में जो लिखा है वो, तो क्या होगा, दूसरा आपका एल्स आएगा। एल्स के साथ हम कंडीशन चेक नहीं करेंगे, कंडीशन हम इफ के साथ ही चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तभी आपका एल्स वाला पोर्शन क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम स्टेटमेंट 2 इस तरीके से कोड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, ए
का वैल्यू मेरे पास फॉर एग्जांपल 3 है और मैं कंडीशन लिखता हूँ कि a ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन आपका ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? a का वैल्यू 3 है और कंडीशन मैंने चेक किया a ग्रेटर देन 1, तो कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल a ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन 1, a का वैल्यू क्या है 3, 3 ग्रेटर देन 1, ये कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, कंडीशन क्या होगा आपका? ट्रू होगा। ट्रू। तो आपका कंडीशन ट्रू होगा तो इफ वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर क्या लिखा आपने? स्टेटमेंट 1। तो यहाँ पर भी जो भी कोड लिखा होगा, जितना भी कोड होगा, आप 1 लाइन का कोड लिख सकते हो, 10 लाइन का लिख सकते हो, 100 लाइन का लिख सकते हो, जितने भी लाइंस के कोड लिखे होंगे वो सारे क्या होंगे? एग्जीक्यूट होंगे। और दोनों में एक बार में क्या होगा? एक ही कोई भी ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, आइदर इफ वाला होगा या फिर एल्स वाला। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला होगा। दोनों एक साथ में कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दोनों में से कोई भी एक ही होगा। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगा तो जो फर्स्ट वाला है इफ के साथ लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो एल्स के साथ में लिखा है ओ वाला एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके। यस सर। सर ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इफ एल्स, दोनों में से कोई भी एक। अगर सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट में इसका मीनिंग निकालोगे तो इफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपको इफ के साथ में जो भी लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट करना है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है तो क्या होगा? एल्स के साथ में जो भी कोड लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। वो जब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर प्रोग्राम बनाएंगे, तब आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ठीक है, अभी के लिए आप इतना याद रखना है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ओके। ओके। जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे वहां पर वापस से हम क्या करेंगे? कंडीशनल ऑपरेटर को फिर से रिवाइज भी कर लेंगे। तो सेकंड पॉइंट है सी सपोर्ट स्पेशल कंडीशनल ऑपरेटर टू इवेल्यूट कंडीशनल एक्सप्रेशन इन सिंगल लाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। कहीं कहीं बुक में आपका ये कंडीशनल ऑपरेटर का नाम क्या लिखा होगा? टर्नरी ऑपरेटर भी लिखा होगा, बिकॉज इट इज द ओनली ऑपरेटर इन सी विच रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड। ठीक है, यहाँ पर टर्नरी यानी कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि ये जो ऑपरेटर है उसमें क्या, कितने ऑपरेंड का हम इस्तेमाल करते हैं? 3। अब तक जितने भी हमने ऑपरेटर देखे सब में हमने क्या किया? 2 ऑपरेंड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, या फिर एक ऑपरेंड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर कितने ऑपरेंड होंगे? 3 ऑपरेंड होंगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, यानी कि 3 ऑपरेंड वाला ऑपरेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेशन 1 इज इवेल्यूटेड। यहाँ पर देखो इसका जो सिंटेक्स हो या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन 1, उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क, उसके बाद एक्सप्रेशन 2, उसके बाद कोलन, उसके बाद एक्सप्रेशन 3। ठीक है, तो ये क्या है? आपका टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स है। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन 1 है वो क्या है? आपका कंडीशन है। एक्सप्रेशन 1 है वो क्या है? आपका कंडीशन है, जैसे कि आपने इफ के साथ में कंडीशन लिखा था वही। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, मतलब ये आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो एक्सप्रेशन है यानी कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू है तो कौन से एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेगा? कौन सा एक्सप्रेशन वो इवेल्यूट करेगा? ये वाला एक्सप्रेशन 2। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या इवेल्यूट होगा? एक्सप्रेशन 2 की जगह जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा? आपका एक्सप्रेशन 3। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू, ये आपका टर्नरी ऑपरेटर कौन सा है? जो राइट साइड में दिया गया है, ये वाला जो ग्रीन लाइन से मैं मार्क कर रहा हूँ वो क्या है? आपका टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 क्या है? तो कि
एक्सप्रेशन 1 की जगह क्या है आपके पास, कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए और बी की वैल्यू अभी हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन 1 है आपका। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर ये कंडीशन आपका फॉल्स होता है तो x का वैल्यू क्या होगा, b होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, और b की वैल्यू मैं कंसिडर करता हूँ 5। ठीक है, तो एक्सप्रेशन 1 के हिसाब से अगर आप करोगे इवेल्यूट उसको, तो a ग्रेटर देन b, तो क्या है 3 ग्रेटर देन 5। ये कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगा हमारी। ठीक है, फॉल्स होगा तो यहाँ पर हमारा जो x वेरिएबल है उसके अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, तो कि b वेरिएबल का जो कि है 5, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। अगर यहाँ पर मैं कंडीशन क्या कर देता हूँ, 3 लेस देन 5 कर देता हूँ। ठीक है, और मैं लिखता हूँ यहाँ पर a एंड b, इस तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स ट्रू। होगा, कंडीशन ट्रू। ट्रू होगा आपका। ओके, कंडीशन ट्रू होगा तो हमें क्या वैल्यू रिटर्न मिलेगी, हमारा जो x वेरिएबल है उसके अंदर a वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो अभी x की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 3 मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर? यस 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 सर। ओके, अभी हम इसको प्रोग्राम में इसके ऊपर प्रोग्राम परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको सही तरीके से आइडिया लगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, तो मैं जो हमारा पुराना प्रोग्राम लिखा है हुआ है उसमें क्या कर देता हूँ, स्लाइटली मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर a और b की वैल्यू तो अवेलेबल ही है, c के अंदर हम क्या करवाएंगे, हमारा वैल्यू स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं c इज इक्वल टू करके क्या लिख देता हूँ, टर्नरी हमारा ऑपरेटर लिख देता हूँ, यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं कंडीशन चेक करता हूँ कि इफ a ग्रेटर देन b। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल a चाहिए, अदरवाइज b चाहिए। ठीक है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए, c वेरिएबल की वैल्यू ही प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो a और b वेरिएबल की वैल्यू जो प्रिंट हो रही है उसको मैं क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। तो जब भी आप कमेंट करोगे तो क्या करेगा, जो भी एडिटर होगा आपका वो क्या कर देगा, उसको इस तरीके से अलग कलर में आपका जो भी स्टेटमेंट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर जहाँ जितने भी हमने कमेंट वाले लाइन लिखे हैं उसका फॉन्ट का कलर अलग है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि ये जो हमारा जो 2 लाइन है वो कंपाइलर कभी भी इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू 5 कंसीडर की है, b की कितनी कंसीडर की हमने 4, और c हमने आंसर स्टोर करने के लिए यूज किया हुआ है। तो हमने यहाँ पर जो ये कंडीशनल ऑपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर में एक्सप्रेशन 1 हमारा क्या है कि a ग्रेटर देन b, एक्सप्रेशन 2 a, फिर एक्सप्रेशन 3 आपका क्या है, b है। ठीक है, तो a ग्रेटर देन b कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, यहाँ पर आपको बताओ। ट्रू। ट्रू ट्रू ओके, कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, c वेरिएबल के अंदर हमारा जो a वेरिएबल है उसकी वैल्यू जाएगी। तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, कौन सी वैल्यू मिलेगी आंसर में प्रिंट होके, कोई बता सकता है? 5। 5 यस, 5 मिलेगा, क्योंकि हमारे a वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 5 है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और चेक करेंगे कि सही आंसर मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमें आउटपुट में c वेरिएबल की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रहा है। ठीक है, जो कि सही है। यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ वेरिएबल को ही रखा है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करना चाहता हूँ, a+2 लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर b-2 लिखना चाहता हूँ तो भी चलेगा। ठीक है,
आप सिर्फ सिंपल वेरिएबल लिखोगे तो ही चलेगा ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो। अगर आपके पास बड़ा एक्सप्रेशन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, विद इन पैरेंथेसिस लिख सकते हो, ताकि आपको एडिटिंग में आसानी रहे और आपको पता चले कि आपका एक्सप्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो इस बार मेरा आंसर क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है? 7 ओके, आंसर हमारा क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो पूरा का पूरा क्या कहाँ जाएगा, उसका जो भी आंसर होगा वो इवेल्यूट होके कहाँ पर स्टोर होगा, हमारे सी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। ये थी कंडीशन ट्रू होगा तभी। अभी फॉर एग्जांपल मैं कंडीशन चेंज कर देता हूँ और अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका ये जो एक्सप्रेशन 3 यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो उसका आंसर इवेल्यूट होके हमारे सी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, जो कि आपको मिलेगा 2, क्योंकि हमारे पास बी वेरिएबल की वैल्यू क्या है 4, उसमें से हम 2 को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 2 रहेगा। समझ में आ रहा है सबको कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर? Yes. Yes. इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। नो सर। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बीट वाइज ऑपरेटर। वन बाय वन बीट का उसमें क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा। वन बाय वन बीट, बीट मतलब क्या होगा, जो भी 1010 होगा उसका, यानी कि आपके पास हम जो भी 0 से 9 नंबर लिखते हैं वो उसका फॉर्मेट कौन सा है, डेसिमल फॉर्मेट में है वो, ठीक है। वो सारे कौन से फॉर्मेट में है, डेसिमल फॉर्मेट में है। तो बीट वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले कंप्यूटर क्या करेगा, आपने जो भी डेसिमल नंबर दिया होगा उसको वो क्या करेगा, बाइनरी में क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा तो क्या आएगा, 10100001, इस तरीके से सीक्वेंस मिलेगी, ठीक है। 1 जिसमें कि क्या होगा, 1 और 0 दो ही डिजिट होंगे और उसके सीक्वेंस पूरा मिलेगा आपको बाइनरी में। तो ये जो सीक्वेंस मिलता है उसमें जो ये सिंगल डिजिट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम बीट बोलते हैं, ठीक है। 1 बीट 2 बीट, इस तरीके से क्या होगा, दो अगर कोई भी नंबर है तो उसमें 1 बाय 1 बीट जो होगा उसका क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो भी हमने डिसाइड किया होगा वो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीट वाइज ऑपरेटर। जब बीट वाइज ऑपरेटर आप यूज करोगे तभी जो भी दो ऑपरेंड होंगे उसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो क्या होगा, 1 बाय 1 बीट के ऊपर उस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes. ओके, तो हमारे पास बीट वाइज कितने ऑपरेटर है, तो कि एक एंड ऑपरेटर है, बीट वाइज एंड। बीट वाइज एंड ऑपरेटर क्या परफॉर्म करेगा, जैसे कि हमारा लॉजिकल एंड था वही क्या करेगा, यहाँ पर परफॉर्म होगा। आपने एंड गेट और गेट उसका ऑपरेशन पढ़ा है किसी और सब्जेक्ट में? नो सर। नो ओके, सर। ठीक है, तो वो मुझे आपको पहले डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एंड गेट क्या है और गेट क्या है। तो यहाँ पर हम पहले एंड गेट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड गेट है वो क्या है, इसका सिंबल इस तरीके से होता है, ये दोनों जो है दो इनपुट है और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर देखते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, सर्किट्स के अंदर क्या होते हैं, गेट्स होते हैं, लॉजिक गेट्स होते हैं। ये सारे क्या है, लॉजिक गेट्स है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करता है कंप्यूटर, इसके ऊपर ही वर्क करता है। ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे नैनोमीटर में होता है, हमें दिखाई भी नहीं देता है, वैसे होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एंड गेट है। तो अगर एंड गेट में क्या करेंगे हम, ए और बी दो हमारे पास क्या है, इनपुट है,
ठीक है। ये जो सारे लॉजिक गेट्स है वो बाइनरी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर भी किसके ऊपर काम करता है, बाइनरी लैंग्वेज के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो ए और बी है, तो इसमें जो हमारा आउटपुट है उसका पॉसिबिलिटी क्या रहेगा। अगर इनपुट है, इनपुट इधर क्या होगा, ए वाला 1 होगा, बी वाला भी 1 होगा, ए वाला 1 होगा, बी वाला 0 होगा, ए वाला 0 होगा, बी वाला 1 होगा, ए वाला 0 होगा, बी वाला 0 होगा। ये 4 पॉसिबिलिटी ही रहती है आपके पास इनपुट के तौर पे। ये 4 कॉम्बिनेशन के अंदर ही आपका क्या आएगा, सारे के सारे इनपुट कंसीडर होंगे। अगर आपका एंड गेट है उसके अंदर 2 इनपुट है, तो अगर 3 इनपुट है तो ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैम ने 1 और 0 का ही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही कंसीडर किया जाता है। बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही आपके पास है, 1 और 0, तो उसका कॉम्बिनेशन हम करेंगे यहाँ पर यूज। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो हम इनपुट में देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा। तो अगर आपका एंड गेट है और दोनों इनपुट क्या है, 1 है, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी एक 0 है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लॉजिकल एंड के बारे में बात की थी, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन 1 था, यहाँ पर कंडीशन 2 था। तो तब हमने क्या डिस्कस किया था, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही ये जो पूरा का आंसर है वो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप 1 को ट्रू के साथ कंपेयर कर सकते हो और 0 को फॉल्स के साथ यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, ठीक है। 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब फॉल्स, ठीक है। तो ये सेम वही है। ये जो हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर वहां पर देखा था वो हमारा गेट वाला ही है, लेकिन वहां पर हम 1 0 की जगह क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स बोलते हैं। यहाँ पर आप 1 0 की जगह ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हो। ट्रू मतलब पॉजिटिव मतलब 1, फॉल्स मतलब आपका 0, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती थी आपकी तो ही आपका जो कंप्लीट एंड लॉजिकल एंड था उसका आंसर आपको क्या मिलता था, ट्रू मिलता था। इसके अलावा जितने भी केसेस थे उसमें वो क्या मिलता था, फॉल्स मिलता था। तो यहाँ पर लॉजिकल एंड गेट भी वही है, सेम ही है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो बीट के ऊपर होगा, और यहाँ पर जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते थे वो किसके ऊपर था, ये कंडीशन था उसके ऊपर, ठीक है। तो एंड गेट का ये जो टेबल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल। ये क्या है, फैक्ट है, इसको आपको कंसीडर करके आपका आंसर निकालना है। अगर दोनों इनपुट 1 है और आप उसके ऊपर एंड गेट अप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर दोनों में से कोई भी इनपुट आपका 0 है तो आपको एंड गेट अप्लाई करते हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो हमारा एंड ऑपरेटर है, बीट वाइज एंड ऑपरेटर, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर जो आंसर निकल के आया है वो किस तरीके से आया है, ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 11 है, और बी की वैल्यू क्या है, 5 है। आपको डेसिमल में से बाइनरी कन्वर्जन आता है सबको? नो। नो सर। नो सर। ओके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी डेसिमल नंबर है तो उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम 11 को ही कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 11 को कंसीडर कर लिया है। बाइनरी मतलब 2, ठीक है, जिसमें 0 और 1 होगा। तो आपको जिस भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है उस नंबर को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। यहाँ पर हम 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5, और जो रिमाइंडर बचेगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है।
2 इंटू 5 तो 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर जो भी डिवीजन का आंसर है उसको आपको फिर से क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो 5 डिवाइड बाई 2 करोगे आप तो क्या मिलेगा, डिवीजन का आंसर 2 मिलेगा और रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर ये जो 2 है उसको आपको फिर से क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर इस टाइम क्या बचेगा, कोई बता सकता है? 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या रहेगा 1 और रिमाइंडर आपका क्या रहेगा 0 रहेगा। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, ये 1 है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना होगा, एक डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा तो डेसिमल से पहले आपका आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा और 2 0 करोगे तो यहाँ पर 0 होगा, रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 1 बचेगा। तो आपको ये प्रोसेस कब तक करना है कि यहाँ पर आपको जो डिवीजन का आंसर है वो आपको 0 मिल जाए, तब तक ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको किसको कंसीडर करना है, जो कि रिमाइंडर बचता है उस सारे को आपको क्या करना है, कंसीडर करना है। हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, ये वाला सारा पोर्शन जो ग्रीन में हाईलाइट करा वो सारी क्या है, रिमाइंडर है। तो उसको आपको लिखना किस तरीके से है, नीचे से ऊपर तक लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद 0, फिर 1 और फिर 1। तो ये 11 का जो बाइनरी था वो आपको इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 1011। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, सेम वे में दूसरा हमारे पास 5 है तो उसका भी हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 को हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो डिवीजन का आंसर क्या आएगा 2 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का आंसर 1 आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा। फिर 1 को हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन का आंसर 0 आएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर वाला पोर्शन है उसको नीचे से ऊपर तक लिखेंगे तो 5 का आंसर क्या आएगा 101। ठीक है, तो यहाँ पर आगे 0 रखा हुआ है, तो अगर आप लेफ्ट साइड में 0 रखते हो तो उससे आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर राइट साइड में 0 रखोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपका डेसिमल जो भी आप नंबर में अगर लेफ्ट साइड में 0 रखते हो तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होता, वैसे ही बाइनरी में यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक्स्ट्रा 0 रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 11 का जो आंसर आया है वो 4 डिजिट में आया है और जो हमारा 5 है उसका आंसर हमें 3 डिजिट में मिल रहा है। उसको 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा 0 रख दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन देखा। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से बाइनरी नंबर दिया हुआ है और उसको आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने को बोलेंगे तो आप कर सकते हो अभी, वो आपको पता है कि नहीं पता है? ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सपोज आपको ये दिया हुआ है 1011, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में है और आपको बोला जाता है कि इसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 11 आना चाहिए, क्योंकि ये जो बाइनरी है वो किसका है, 11 का ही है। तो उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, तो फर्स्ट जो होगा राइट साइड में जो फर्स्ट डिजिट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 2⁻0। उसके बाद 2⁻1, फिर 2⁻2, फिर 2⁻3, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आगे चलते जाएंगे, अगर जितना भी डिजिट होगा तो 2⁻2 चलता जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 2⁻2 हमने लिखा है उसका जो भी आंसर आए उसको ये जो डिजिट है उसके साथ क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर इसका होगा।
एक बार सबका इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन हो जाए उसके बाद सबका क्या करना है, जो भी आंसर आए उसका एडिशन करना है। तो यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, ठीक है। 2⁻0 तो क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है? 2⁻0 1 2⁻0 1, तो 1 इंटू 1 क्या आएगा, ये जो आपको मल्टीप्लीकेशन करना है वो डेसिमल के अंदर करना है, ठीक है। 1 इंटू 1 तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, फिर प्लस करके ये वाला 2⁻1 का आंसर क्या आएगा, 2 2⁻1 2, उसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। फिर 2⁻2 करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, लेकिन उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, 0 के साथ है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 2⁻3 करोगे तो क्या मिलेगा, 8 8, उसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ कर रहे हैं तो क्या मिलेगा आंसर आपको, 8। अब इंडिविजुअली जो भी आंसर निकला है उसका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो 8 + 2 10 + 1 11, तो आपका जो भी डेसिमल नंबर था वो आपको मिल गया। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इस तरीके से आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो और फिर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। अब हम वापस से आ जाते हैं कि हमारा जो ये एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर, वो किस तरीके से वर्क करेगा हमारे ये जो हमने डेसिमल 2 नंबर कंसीडर किया है उसके ऊपर। तो मैं यह सारा रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, मतलब जो भी ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, 1 बाय 1 बीट के ऊपर ऑपरेशन वो सारे परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास 1 0 1 1 है, और दूसरा क्या है, ये जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 11 की, और दूसरा हमारे पास है बी वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, 0 1 0 1, ठीक है। तो अब हम इसका एंड ऑपरेटर का हम यानी कि बीटवाइज एंड ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, ये दोनों हमारे पास जो नंबर है उसके ऊपर। तो उसके लिए जो यहाँ पर हमने ट्रूथ टेबल बनाया हुआ है उसको हमें कंसिडर करना है, यानी कि ये जो ए और बी वेरिएबल का जो भी डिजिट है उसको हमें क्या करना है, इनपुट के तौर पे कंसिडर करना है। और अगर आपके एंड गेट है यहाँ पर, उसके अंदर ये 2 इनपुट आप डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वो आपको आंसर में यहाँ पर नीचे लिखना है, ठीक है। और ये आपको राइट से लेफ्ट को 1 बाय 1 डिजिट को कंसीडर करते हुए आगे चलते जाना है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो फर्स्ट टाइम आप कंसीडर करोगे तो राइट मोस्ट दोनों का कौन सा है, 1 है और 1 है। तो आपका जो एंड गेट है उसके अंदर दोनों इनपुट 1 है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बता सकता है? 1 ओके, आउटपुट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। उसके बाद आपको सेकंड डिजिट कंसीडर करना है, उसमें एक इनपुट 1 है एक इनपुट 0 है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, 0 0। ओके, फिर नेक्स्ट कंसीडर करेंगे हम थर्ड डिजिट में, उसमें भी एक 0 है एक 1 है, तो उसका भी आंसर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। उसके बाद में जो फोर्थ 1 है उसमें भी एक क्या है, 0 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। तो आप ये जो ए और बी वेरिएबल है उसके ऊपर आप बीटवाइज एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 0 0 1। ये आंसर बाइनरी में है, उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2⁻0 2⁻1 2⁻2 2⁻3।
तो ये सारे तो जीरो है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिर्फ हमें इसका एक का ही कंसिडर करना है, तो 2⁻0 तो क्या होगा, 1 होगा। तो इसका जो डेसिमल में नंबर सॉरी आंसर आएगा वो भी क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, जो कि यहाँ पर टेबल में दिखाया गया है। ये डेसिमल वाला आंसर है और ये आपका बाइनरी वाला आंसर है। समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes. ओके। उसके बाद है और गेट है आपका, बीट वाइज और गेट है, ठीक है। और गेट में क्या होगा, उसका सिंबल इस तरीके से होता है, ए और बी, और ये आपका आउटपुट जो भी रहता है, ठीक है। और गेट में क्या होगा, हमारा जो एंड गेट है उससे उल्टा होगा। और गेट में क्या होगा, उसका ट्रूथ टेबल में ग्रीन फॉन्ट से यहाँ पर लिखता हूँ, इनपुट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर दोनों इनपुट 0 है तभी वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर कोई भी एक भी इनपुट 1 है तो क्या होगा, उसका आउटपुट 1 आएगा। जैसे कि हमने लॉजिकल और ऑपरेटर हमारा था, उसमें हमने देखा था कि अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू रहेगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तभी उसका आंसर क्या आता था, हमारे पास फॉल्स आता था। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों इनपुट 0 है तो ही आउटपुट 0 आएगा। अगर दोनों में से एक भी इनपुट आपका 1 है तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो ऑपरेशन है उसको हम यहाँ पर परफॉर्म कर देते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा अगर हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं तो, ठीक है। और ऑपरेटर का सिंबल क्या है, स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 डिजिट को क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिजिट के ऊपर हमारा जो और गेट है उसका लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टाइम जो दो इनपुट है वो क्या है, दोनों इनपुट 1 है। तो अगर और गेट में दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है, ठीक है। सेकंड में अगर दोनों में से कोई भी एक 1 है तो भी आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर भी दोनों में से एक 1 है तो 1 मिलेगा, यहाँ पर भी दोनों में से एक 1 है तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 4 1 मिलेगा, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया। अगर इसका हम डेसिमल में कन्वर्जन करें तो क्या होगा, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, तो 1 + 2 + 4 + 8, तो टोटल आंसर क्या होगा आपका, 15 होगा डेसिमल के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. ओके। उसके बाद है आपके पास बीट वाइज एक्सक्लूसिव और, ठीक है। ये क्या है, बीट वाइज एक्सक्लूसिव और है। तो अगर बीट वाइज एक्सक्लूसिव और आप परफॉर्म करोगे तो वो किस तरीके से होगा, तो उसका सिंबल आप कुछ इस तरीके से आपके पास होगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी और ये आपका आउटपुट में जो भी रिजल्ट आता है वो, ठीक है। तो ये किसका सिंबल हो गया, बीट वाइज एक्सक्लूसिव और, यानी कि एक्सक्लूसिव और गेट है, एक्स और गेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव का शॉर्ट फॉर्म एक्स और का और, एक्स और गेट बोलेंगे। उसका सिंबल क्या रहता है, एस्टेरिस्क साइन रहता है हमारे पास। इसका लॉजिक क्या है यहाँ पर, वो मैं कुछ अलग कलर से आपके पास लिखता हूँ। यहाँ पर ये ब्लैक यहाँ से लिखता हूँ, ये और, ये एंड और ये एक्स और, ठीक है। तो एक्स और का लॉजिक क्या होगा, तो वहां पर क्या होंगे, अगर दोनों डिजिट आपके सेम है, यानी कि दोनों इनपुट सेम है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, उससे उल्टा होगा, यानी कि 0 होगा। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों इनपुट सेम है हमारे पास, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ये दोनों इनपुट डिफरेंट है तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा।
ये दोनों इनपुट भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगेन लास्ट वाला दोनों क्या है, इनपुट सेम है, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो एक्स और गेट आपका इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अभी हम इसको हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम, और देखेंगे कि हमें आंसर किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर हम अगेन राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, दोनों इनपुट 1 है। अगर दोनों इनपुट सेम है आपके, तो आउटपुट क्या मिलेगा, एक्सक्लूसिव ओर के अंदर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। अगर दोनों आउटपुट आपके डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो सारे केस में क्या मिलेगा, आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट है, तो ये सारे केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये हमारा बाइनरी आंसर हो गया, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, तो क्या होगा, 8 + 4 + 2, 8 + 4 + 2 प्लस यहाँ पर ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, 4 + 2 + 0। ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा, 8 × 4 12 14, जो कि आपका डेसिमल वाला आंसर है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे शिफ्ट लेफ्ट एंड शिफ्ट राइट। ठीक है, क्या करेंगे हम, हमारा जो बीट है उसको लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमने ए वेरिएबल को कंसीडर किया हुआ है, तो उसका हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, जो भी बाइनरी उसका फॉर्म है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ए का बाइनरी फॉर्म क्या है, 1 0 1 1। तो शिफ्ट लेफ्ट का मीनिंग क्या होगा, शिफ्ट लेफ्ट में क्या करोगे, आपके पास इस तरीके से 4 अलग अलग डिजिट है, तो सब डिजिट को आपको क्या करना है, एक प्लेस से लेफ्ट साइड में क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो उसका आंसर किस तरीके से मिलेगा आपको, ये वाला जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 0 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 यहाँ आ जाएगा, और राइट साइड में जो आपका एक जो प्लेस है वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि हमने सारे बीट को क्या किया हुआ है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी ये एक्स्ट्रा प्लेस आपका क्रिएट होगा आफ्टर शिफ्टिंग एवरी बीट टू द लेफ्ट साइड, आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा प्लेस बचेगा उसके ऊपर आपको क्या रखना है, 0 रख देना है। ठीक है, तो ये आपका शिफ्ट लेफ्ट का आंसर हो गया। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 2⁻0 1 2 3 एंड 4। 2⁻4 का आंसर क्या आएगा, 16, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 + 2 + 0, तो 16 × 4 20 + 2, तो आंसर क्या होगा आपका, 22 होगा। समझ में आ रहा है सबको शिफ्ट लेफ्ट किस तरीके से काम करता है? यस सर एक बार रिपीट कर ओके, हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। शिफ्ट लेफ्ट में क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास हम किसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट यूज करना चाहते हैं, शिफ्ट लेफ्ट, तो कि हम यहाँ पर देखो शिफ्ट लेफ्ट 1 लिखा है। ठीक है, 1 लिखा है, मतलब हम क्या करेंगे, एक जो प्लेस है उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता तो हम 2 प्लेस लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखा है, यानी कि ए वेरिएबल का जो भी बाइनरी फॉर्म है, ए वेरिएबल का बाइनरी फॉर्म क्या है, 1 0 1 1, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। देखो उसमें हमें क्या करना है, एक जो आपका बीट है उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। ठीक है, ये जो सिंबल है वो किसका है, शिफ्ट लेफ्ट का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें हम क्या करेंगे, हर एक बीट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लास्ट में से, तो ये जो 1 है उसको हम एक प्लेस क्या करेंगे, लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो उसका आंसर क्या आएगा, वो वहाँ यहाँ पर आ जाएगा। फिर 0 है उसको हम
एक लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 1 की जगह आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ गया। फिर 1 है उसको हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। ये आगे वाला जो 1 है उसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये जो एक प्लेस था वो क्या हो जाएगा, राइट साइड में ब्लैंक क्रिएट होगा। तो जो भी राइट साइड में ब्लैंक प्लेस आपका क्रिएट हो रहा है वहां पर आपको क्या रख देना है, एक्स्ट्रा 0 रख देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट शिफ्ट हो गया। ठीक है, 1 बिट से। अगर इसका आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट क्या आएगा, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड 2⁻4। इसका आप आंसर निकालोगे और एडिशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 22 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। उसी तरह हमें क्या करना है, शिफ्ट राइट करना है। शिफ्ट राइट में भी हमने किसका इस्तेमाल किया है, ए वेरिएबल का। तो उसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखना सब लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक बीट को क्या करेंगे, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। कहाँ पर शिफ्ट करेंगे, राइट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा, आपके पास ये जो पॉइंट है उसके आगे कोई भी बीट जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, हम नलीफाई कर देंगे। यानी कि इसके आगे का जो भी प्लेस होगा उस, यानी कि ये प्लेस के आगे के जो भी बीट होंगे उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो जब भी आप राइट शिफ्ट करोगे तो आपका जो राइट मोस्ट साइड का जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और उसकी जगह बाकी सारे क्या आ जाएंगे, वहां पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1011 आपके पास है। ठीक है, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो ये प्लेस आपका एम्प्टी हो गया, उसकी जगह कौन सा आ जाएगा, उसके बाद का जो भी डिजिट है हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से 0 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 डिजिट का ही हो गया। अगर आपको उसको 4 डिजिट में करना है तो आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट साइड में 0 रख सकते हो। अगर लेफ्ट साइड में 0 रखोगे तो उसमें आपके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, राइट शिफ्ट करोगे, ठीक है, ए वेरिएबल के ऊपर, तो उसका आंसर ये आएगा जो कि आपको यहाँ पर दिखा रहा है टेबल में। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर क्या होगा आपका, 5 होगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, हाँ, स्पेशल ऑपरेटर वाला एक छोटा सा रह गया है, वो हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ सर। तक रखते हैं। आज के सेशन में हाँ, किसी को डाउट है तो हेलो पूछो। सर, अभी क्या है, 3 से 4 बजे कोई सेशन नहीं है हमारा, मतलब कोई आपका लेक्चर नहीं है? नहीं है। हाँ, ओके, 4 तो बजे फिर हम लेक्चर है, कंटिन्यू तो करते हैं। हम चालू कंटिन्यू कर सकते हैं 4 बजे तक। ओके, तो ये जो हमारा हाँ टॉपिक खत्म होता है तब तक कंटिन्यू करता है। ठीक है, हाँ सर ओके। ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, आपका स्पेशल ऑपरेटर। ठीक है, स्पेशल ऑपरेटर में फर्स्ट क्या है, एम% का साइन है जो कि एड्रेस ऑपरेटर है। जो हमने स्कैनफ वाला जो फंक्शन हमने यूज किया था तभी हमने क्या किया था, वहां पर ये एड्रेस ऑपरेटर का यूज किया था। किसके लिए, कि हमें कोई भी वेरिएबल है उसके एड्रेस को हमें क्या करना है, रिफर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके वो पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस को रिफर कर सकते हैं, ताकि जो भी वैल्यू हम स्कैनफ फंक्शन की मदद से रीड करते हैं वो वैल्यू हम हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, तो ये एड्रेस ऑपरेटर हमने स्कैनफ वाले फंक्शन में इस्तेमाल किया था। તમે લેક્ચર લેવાનો છે? ठीक है, तो ये हमारे पास था एड्रेस ऑपरेटर। दूसरा क्या है हमारे पास, तो कि पॉइंटर ऑपरेटर है, जिसका हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी आपका इस तरीके का है और पॉइंटर का साइन भी वही रहेगा, लेकिन जब हम उसको वेरिएबल के साथ में लिखेंगे, ठीक है, तब वो एज ए पॉइंटर कंसिडर होगा। पॉइंटर बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं हम,
कि कोई भी वेरिएबल का वैल्यू है, ठीक है, तो अब तक हम क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल का वैल्यू हमें यूज करना है, तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल को हम यहाँ पर लिखते हैं कोई भी एक्सप्रेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल a प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पर a का वैल्यू आएगा और यहाँ पर b का वैल्यू आएगा। तो हम जो वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं और किसकी मदद से कर रहे हैं, वेरिएबल के नेम की मदद से कर रहे हैं। अगर आपको ये जो वैल्यू आपने स्टोर की है वो कहाँ पर स्टोर की है, कहीं पर मेमोरी में कोई भी एड्रेस पर स्टोर की गई है, ठीक है, तो ये जो वैल्यू यहाँ पर आपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर की है, उसको वेरिएबल का नाम की जगह आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस एड्रेस की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस करते सकते हो। तो वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉइंटर ऑपरेटर का यूज करेंगे। और जब हम आगे पॉइंटर डिस्कस करेंगे तभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोई भी वेरिएबल और की वैल्यू जो मेमोरी में स्टोर की गई है उसको हम उस वेरिएबल के एड्रेस से किस तरीके से हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है कोमा ऑपरेटर, ठीक है, तो कोमा ऑपरेटर हमने क्या किया, यहाँ पर देखो स्कैनफ वाला फंक्शन यूज किया, तो वहां पर हमने एक फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट को पास किया है, तो हर एक आर्ग्यूमेंट को सेपरेट हमने किससे किया है, कोमा से किया है, ठीक है। ठीक उसी तरह अगर आपको एक साथ में एक से ज्यादा वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना है, तो हर एक वेरिएबल को आप किससे सेपरेट करते हो, कोमा से सेपरेट करते हो। तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इट इज यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टूगेदर। यहाँ पर आपका जो सेम एक्सप्रेशन था इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, उसको आपने एक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो उसमें आपको किसने मदद की, कोमा ऑपरेटर ने, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। ओके। उसके बाद है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, इंटीजर ए वेरिएबल है, ठीक है, तो ये जो ए वेरिएबल है उसको कंप्यूटर में मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई हुई है, यानी कि कितनी बाइट्स इसको एलोकेट हुई है, वो आपको जानना है। तो आप किस तरीके से जान सकते हो, साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से। फॉर एग्जांपल आपका ये इंटीजर ए वेरिएबल है और आपने लिखा साइज ऑफ ए वेरिएबल, और आपको यहाँ पर रिटर्न हुआ, कितना रिटर्न हुआ, फॉर एग्जांपल 2 बाइट रिटर्न हुआ, तो उसका मतलब क्या होगा, आपका जो कंपाइलर है, ठीक है, कंपाइलर है वो क्या है, 32 बिट का है। अगर सेम आपने इंटीजर ए लिखा है और साइज ऑफ ए करके आपको आंसर क्या मिला, 4 बाइट मिलता है, तो आपका कंपाइलर कितना होगा, 64 बिट का होगा। तो आप इस तरीके से भी साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आप जो भी कंपाइलर यूज कर रहे हो वो 32 बिट का है कि 64 बिट का है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, it returns how many bytes are required to store the variable in memory, यानी कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई हुई है, कितनी बाइट ऑक्यूपाई हुई है, वो आपको क्या करेगा, रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके। उसके बाद है मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर यानी कि डॉट। इसका इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब हम स्ट्रक्चर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, तब हम क्या करेंगे, मेंबर ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, कोई एक नाम होगा, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर वेरिएबल होंगे, तो आप क्या करोगे, कोई पर्टिकुलर नाम है उसके अंदर का जो भी मेंबर वेरिएबल आप यूज करना चाहते हो, तो उसको आप डॉट ऑपरेटर की जरिए क्या कर सकते हो, डायरेक्टली रिफर कर सकते हो। सेम वे में मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर दो है, एक डॉट रहेगा, दूसरा आपका इस तरीके से माइनस का साइन और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन। तो ये आप कब यूज करोगे, जब आप पॉइंटर के थ्रू आप कोई भी स्ट्रक्चर को एक्सेस करना चाहते हो, तब हम ये वाला
ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर डायरेक्टली आप स्ट्रक्चर वेरिएबल के थ्रू मेंबर को यूज करना चाहते हो तो हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे। ये चीजें हम जब स्ट्रक्चर का कंसेप्ट देखेंगे तब उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है कि एड्रेस ऑपरेटर की मदद से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल है उसका एड्रेस आप रिफर कर सकते हो। पॉइंटर किसके लिए यूज होगा, अगर कोई भी वैल्यू को आपको डायरेक्ट एड्रेस के जरिए इस्तेमाल करना है, एक्सेस करना है, तो अब हम पॉइंटर ऑपरेटर का यूज करेंगे। कोमा ऑपरेटर क्या करेगा, आपको जो भी रिलेटेड एक्सप्रेशन होगा उसको एक साथ में यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिर साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, कोई भी वेरिएबल है उसकी मेमोरी में कितनी, उसके लिए पर्टिकुलर मेमोरी में कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई हुई है वो आपको रिटर्न करेगा। और डॉट और ये जो एरो वाला है वो आपका क्या है, मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है जिसका हम स्ट्रक्चर के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो ये जो रूल्स है वो कब हम इस्तेमाल करेंगे, जब हम कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे तभी हम क्या करेंगे, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी का रूल अप्लाई करेंगे। आपने मैथ्स में देखा होगा कि अगर एक्सप्रेशन में प्लस है, माइनस है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है तो इनमें से फर्स्ट ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, पता है किसी को रूल? डिवीजन। डिवीजन। यस, पहले कौन सा होगा, डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन होगा एंड उसके बाद सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये सिंपल रूल्स है मैथमेटिक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपके पास बेसिक मोस्टली कितने ऑपरेटर थे, 4 टाइप्स के ऑपरेटर ही थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर है, 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या होगा, उसका प्रायोरिटी चेंज होगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कोई भी होगा तो उसमें इवेल्यूट करेंगे। सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर कोई भी ब्रैकेट लिखा हुआ है तो वहां से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का जो भी लिखा होगा उसको हम क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे। अगर एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ब्रैकेट दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है, तो पहले कौन सा होगा, सबसे जो इनर मोस्ट ब्रैकेट होगा उसका वैल्यू इवेल्यूट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, ये इवोल्यूशन का रूल अभी भूल जाओ। ठीक है, पहले हम क्या देख लेते हैं कि हर एक जो ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस क्या है और एसोसिएटिव। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब एक से ज्यादा ऑपरेटर आपके एक्सप्रेशन में है तो पहले कौन सा इवेल्यूट करोगे। ठीक है, तो प्रेसिडेंस नंबर 1, यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको किसको इवेल्यूट करना है, तो यहाँ पर ऑपरेटर कौन से दिए हैं, ब्रैकेट वाले, जो कि मैं अभी यहाँ पर आपको बता रहा था। ठीक है, ब्रैकेट। ठीक है, उसका एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि एक साथ में आपके पास 2 ब्रैकेट है तो दोनों में से आप पहला कौन सा इवेल्यूट करोगे, तो तब आपको क्या करना है, एसोसिएटिविटी को देखना है। अगर आपके एक्सप्रेशन में जो अलग अलग ऑपरेटर है उसका प्रेसिडेंस क्या रहता है, सेम रहता है, यानी कि प्रायोरिटी सेम रहता है, तब आपको क्या देखना है, उसके बाद में एसोसिएटिविटी को देखना है। पहले प्रेसिडेंस चेक करना है, अगर दोनों की सेम रहती है तो ही आपको एसोसिएटिविटी को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज आपके पास 2 पैरेंथेसिस है तो दोनों का जो प्रायोरिटी हो क्या है, सेम है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि लेफ्ट वाला पहले इवेल्यूट लेफ्ट वाला पहले होगा, उसके बाद राइट वाला होगा।
समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, सेकंड प्रायोरिटी क्या है आपके पास? ये देखो प्लस और माइनस है, वो क्या है? यूनरी है, ठीक है, बाइनरी नहीं है, यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर है तो उसके लिए हमें कोई ज्यादा ऑपरेशन परफॉर्म हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर यूनरी ऑपरेटर होगा तो उसका प्रेसिडेंस क्या होगा? सेकंड नंबर पे होगा। उसके बाद क्या आएगा आपका? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। देखो, ठीक है, जो मैंने आज लेक्चर के स्टार्टिंग में ही दोबारा डिस्कस किया था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर देखो इसका एसोसिएटिविटी कौन सा है? राइट टू लेफ्ट है, यानी कि पहले जो राइट साइड में होगा वो वाला एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ए प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस ए लिखा होगा, तो पहले कौन सा इवेल्यूट होगा आपका? राइट वाला, उसके बाद क्या होगा आपका? लेफ्ट वाला होगा। समझ में आ रहा है? Yes, इंक्रीमेंट sir. और डिक्रीमेंट का एसोसिएटिविटी क्या है? राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। फिर लॉजिकल नोट है, वंस कॉम्प्लीमेंट है, फिर पॉइंटर है, फिर एड्रेस है। ये सारे का हम आपका जो भी एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल होगा उसमें ये सारे नहीं पूछे जाते हैं, ये सिर्फ यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। आपको यहाँ पर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को खास ध्यान में रखना है कि उसका प्रेसिडेंस क्या है? 2 नंबर पे है, यानी कि बाकी सारे जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो ये सारे जो भी बाइनरी ऑपरेटर है उससे पहले किसका प्रेसिडेंस आता है? आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास? तो थर्ड नंबर पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस, ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है आपके पास? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। अगर आपके एक्सप्रेशन में ये तीनों के तीनों अवेलेबल है तो क्या होगा? ये तीनों की जो प्रायोरिटी है वो सेम लेवल पर है, लेवल नंबर 3 पर है, ठीक है। अब तक आपने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा था उसमें क्या था कि डिवीजन का ज्यादा था, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम लेवल पर है। अगर आपके एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेटर है तो आपको क्या देखना है? एसोसिएटिविटी को देखना है। एसोसिएटिविटी कौन सी है आपकी? तो लेफ्ट से राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से है कि a डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड मॉड्यूलो 3। तो यहाँ पर पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? तो कि यहाँ पर जितने भी ऑपरेटर दिए हैं सब कौन से लेवल पर है? 3 नंबर के लेवल पर है। सभी के सभी की प्रायोरिटी क्या है? सेम है। तो हमें क्या करना है? पहले क्या देखना है? अब हमें एसोसिएटिविटी देखना है। तो वो कौन सी है? लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट वाला पहले इवेल्यूट होगा, ठीक है। तो ए डिवाइड बाई बी, इसका जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लिकेशन किसका होगा? 3 का होगा। इसका जो भी आंसर आएगा उसको मॉड्यूलो क्या होगा? 3 होगा। तो इस तरीके से क्या होगा? लेफ्ट से 1 बाय 1 एक्सप्रेशन इवेल्यूट होगा और हम राइट साइड की तरफ चलते जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे आता है फोर्थ नंबर पर, वहां पर क्या है आपके पास? बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। क्या है आपके पास? बाइनरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो इसका भी एसोसिएटिविटी कौन सा है? लेफ्ट टू राइट है। राइट टू लेफ्ट वाले कितने हैं? एक यह है जो आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, और दूसरा कौन सा है? यहाँ पर 13 नंबर पे आपका जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो वाला है। उसके बाद में क्या है? जो सारे के सारे असाइनमेंट ऑपरेटर है वो है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू क्या होंगे? लेफ्ट, यानी कि राइट साइड का एक्सप्रेशन का जो भी वैल्यू होगा वो आप कहाँ पर असाइन करोगे? लेफ्ट साइड में। तो वो राइट टू लेफ्ट होगा, इवेल्यूट होगा, ठीक है। उसके अलावा आपके सारे के सारे जो एसोसिएटिविटी है हर एक ऑपरेटर की वो कौन सी है? लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एडिशन और सब्सट्रैक्शन का जो भी एसोसिएटिविटी है वो कौन सा है? लेफ्ट टू राइट है, और वो कौन से लेवल पर आता है? फोर्थ नंबर पर आता है,
ठीक है। उसके बाद है 5th नंबर पे आपके पास क्या है, शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट राइट है, फिर उसके बाद सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बाद आपका इक्वालिटी वाला ऑपरेटर है, फिर बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल ऑपरेटर वगैरह वगैरह। आपका जो भी एक्सप्रेशन इवोल्यूशन का जो भी एग्जांपल होगा उसमें मेनली हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज करेंगे, तो कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज करेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड्यूलो का यूज करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन का यूज करेंगे। तो ये बेसिकली ये 3 आएंगे और उसके अलावा आएंगे पैरेंथेसिस, जो कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी आएगा, और ये राइट टू लेफ्ट है, उसके अलावा सब के सब लेफ्ट टू राइट है, ये 3rd नंबर पे आएगा, और ये 4th नंबर पे आएगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो अभी हम इसके Yes, लिए sir. एग्जाम्पल Yes, देखते, sir. इसका एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से काम करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसको इवेल्यूट करने के लिए कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो पहला है कि फर्स्ट सब एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस आर इवेल्यूटेड। जैसे कि मैंने बताया कि पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा वो क्या होगा, पहले इवेल्यूट होगा, और ये जो एक्सप्रेशन है उसको इवेल्यूट करने के लिए भी अगेन क्या होगा, जो भी प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी का रूल है वो अप्लाई करके पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको आपको क्या करना है, इवेल्यूट करना है। एक्सप्रेशन कहीं पर भी आप इवेल्यूट करो, विद इन पैरेंथेसिस और आउटसाइड द पैरेंथेसिस, आपको प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी का रूल ऑलवेज अप्लाई करना ही करना है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, प्रेसिडेंस रूल अप्लाई, ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया कि कोई भी एक्सप्रेशन आप इवेल्यूट करोगे तो वहां पर ये दोनों रूल अप्लाई करना है, पहले प्रेसिडेंस का, उसके बाद एसोसिएटिविटी का। तो 3rd स्टेप है कि एसोसिएटिविटी का रूल अप्लाई करो, और उसके बाद एरिथमेटिक एक्सप्रेशन आर इवेल्यूटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ठीक है। तो उसके बाद अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हमारे पास ए वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 5 है, बी की वैल्यू क्या है, 3 है, सी की 4 है, और डी की 2 है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है, कौन सा है, तो कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई डी प्लस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। तो पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम क्या करेंगे, हर एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे एक्सप्रेशन के अंदर रख देंगे। तो ए की जगह 5 रखेंगे, बी की जगह 3, सी की जगह 4, डी की जगह 2, उस तरीके से सारे के सारे वेरिएबल की वैल्यू रख देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि पहले कौन सा इवेल्यूट करना है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन आता है, तो कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे पैरेंथेसिस आते हैं। तो हमारे एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस नहीं है तो हमें इसको कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद क्या आएगा, तो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वो भी हमारे एक्सप्रेशन के अंदर नहीं है तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करते। उसके बाद क्या आएगा, तो कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलो, तो ये तीनों एक ही लेवल पर है। अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर आपके एक्सप्रेशन के अंदर है तो आपको उसको लेफ्ट टू राइट क्या करना है, इवेल्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा 4th नंबर पर, एडिशन सब्सट्रैक्शन, अगर है एक से ज्यादा तो उसका आपको क्या करना है, लेफ्ट से राइट में इवेल्यूशन करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ ये एक्सप्रेशन में ये 3rd एंड 4th प्रायोरिटी के कौन से आते हैं, तो कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलो। उनमें से हमारे एक्सप्रेशन में कौन कौन से है, तो कि एक मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और अगेन मल्टीप्लिकेशन है। 3 ऑपरेटर है जो कि सेम प्रायोरिटी वाले है। तो अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एसोसिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे।
एसोसिएटिविटी किस तरफ है, तो कि लेफ्ट टू राइट है, यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी पहला ऑपरेटर आता है उसको हम इवेल्यूट करेंगे। तो पहले क्या इवेल्यूट होगा, 3 × 4, तो उसका आंसर क्या मिलेगा हमें, तो कि यहाँ पर 12 मिला है। ठीक है, बाकी का एक्सप्रेशन देखो, इसके अलावा एज इट इज है 5 + 3 × 4 का आंसर 12 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 + 5 - 3। अब हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, फिर से ये एक्सप्रेशन में हमें सारे के सारे रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो पैरेंथेसिस नहीं है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, इनमें से हमारे पास डिवीजन वाला है और मल्टीप्लिकेशन वाला है। सेम लेवल वाला दो ऑपरेटर है, तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी को चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में कौन सा है, तो कि 12 डिवाइड बाई 2, तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 6 मिलेगा। तो यहाँ पर 6 आ गया। बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज आपको लिखा हुआ है। फिर से ये एक्सप्रेशन पे सारे के सारे रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, अब हमारे पास थर्ड लेवल वाला एक ही ऑपरेटर है, तो इसका हम क्या करेंगे, इवेल्यूएट कर देंगे इसको। बाकी के सारे एक्सप्रेशन को हम एज इट इज रखेंगे, तो 6 × 2 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। तो अब आपका एक्सप्रेशन इस तरीके से होगा, 5 + 12 + 5 - 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वापस से जो भी ऑपरेटर अवेलेबल है एक्सप्रेशन में उसकी प्रेसिडेंस यानी कि प्रायोरिटी चेक करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस और माइनस दो ही ऑपरेटर है, जो कि अगेन क्या होते हैं, सेम लेवल पर आते हैं, उसका प्रेसिडेंस 4th नंबर पर है। तो अब हम क्या करेंगे, उसका एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, तो कि वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड का जो भी एक्सप्रेशन है उसको इवेल्यूट करेंगे, तो 5 + 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 17। बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा। फिर से क्या करेंगे, 17 + 5 करेंगे तो 22 हो जाएगा। बाकी का एक्सप्रेशन एज इट इज रहेगा -3। अब हमारे पास एक ही रहता है, तो उसका हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, 19 मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. कोई भी एक्सप्रेशन हम किस तरीके से इवेल्यूट करेंगे, Yes. इसमें किसी को डाउट है? ओके नो सर। ओके, तो अब ये नेक्स्ट जो ये एक्सप्रेशन है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें भी क्या है, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 3, सी 4, डी 2। एक्सप्रेशन आपका कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो अगर आप सबकी वैल्यू यहाँ पर रख दोगे तो आपका कुछ इस तरीके से होगा। अब कौन सा इवेल्यूट होगा, कोई बता सकता है मुझे? ब्रैकेट वाला। ओके, ब्रैकेट में कौन सा? 4/2। ओके, हमारे पास एक तो आउटर ब्रैकेट है, उसके अंदर दूसरा दो ब्रैकेट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इनर मोस्ट वाला जो भी ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, उसको आपको पहले इवेल्यूट करना है। तो यहाँ पर इनर मोस्ट दो पैरेंथेसिस है, वहां पर आपको क्या करना है, एसोसिएटिविटी को चेक करना है। तो वो क्या है आपके पास, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट वाला जो भी होगा वो पहले इवेल्यूट होगा। तो लेफ्ट वाला कौन सा है, यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली आपके पास एक ही ऑपरेटर है लेफ्ट वाले पैरेंथेसिस में, तो वहां पर आपको कोई भी दूसरी एसोसिएटिविटी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, 4/2 करोगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला इवेल्यूट होगा, तो मैंने यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट में दोनों कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 + 5 7 - 3, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, कौन सा इवेल्यूट होगा, इसमें से कोई बता सकता है? मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, ये जो पैरेंथेसिस वाले है उसका होगा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर 2 × 4 तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 3 × 8 तो उसका आंसर मिलेगा आपको। उसके बाद जो 5 + 24 है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। ओके, यस सर। तो उसके बाद ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट है वो हम लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले ये एक्सप्रेशन इवोल्यूशन वाला एग्जांपल है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसमें से अब कौन सा इवैल्यूएट होगा? पहले तो ये पैरेंथेसिस होगा दोनों। ठीक है, अगर पैरेंथेसिस है तो उसको आप एक ही साथ में इवैल्यूएट कर दोगे, यानी कि एक ही लेवल पर है तो एक ही साथ में इवैल्यूएट कर दोगे तो भी चलेगा, अगर वन बाय वन इवैल्यूएट करते हो तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि पैरेंथेसिस है तो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन है, उसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर अवेलेबल है, तो ये जो पैरेंथेसिस है उसमें पहले कौन सा इवैल्यूएट होगा ऑपरेशन, बता सकता है कोई? 1 into 2। यस, पहले क्या होगा? 1 into 2 का 2 होगा, बाकी का सारा एज इट इज हमने यहाँ पर रखा है। अब फिर से ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें कौन सा इवैल्यूएट होगा? 2/3। 2/3, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? यहाँ पर 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम जो भी नंबर लिए हैं वो कौन से फॉर्मेट के अंदर है? इंटीजर, यानी कि कंप्लीट नंबर लिए हुए हैं, और जो हम एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर रहे हैं सारे के सारे, वो अभी हम क्या कर रहे हैं? मैन्युअली कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आंसर हम निकाल रहे हैं उसके लिए जो हम थॉट प्रोसेस कर रहे हैं वो किसकी तरह कर रहे हैं? हमारे कंप्यूटर की तरह कर रहे हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में 2/3 और दोनों ऑपरेंड जो आपके इंटीजर के होंगे तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब कौन सा ऑपरेशन इवैल्यूएट होगा? 8/4 वाला। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? 8/4 वाला भी होगा, साथ में ये वाला भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनर अभी ज़्यादा ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, तो दोनों का आंसर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, तो 6 × 2 डिवाइड बाय 6 प्लस 2, इसका आंसर मिलेगा आपको 8 प्लस 8 एज इट इज मल्टीप्लाई, ये जो आंसर है उसका क्या हो जाएगा? 8/4 का आंसर 2 हो जाएगा। तो अब हमारा एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा। अब इसमें से कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा? 6 into 2। ओके, क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी वाले हैं, तो हम क्या देखेंगे? एसोसिएटेड देखेंगे। वो कौन सी है? लेफ्ट टू राइट। तो पहले लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो इवैल्यूएट होगा, उसका आंसर क्या मिलेगा हमें? 12। वापस से हमारे पास डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है, फिर से लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो क्या होगा आपका? 12/8 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपका? 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12/8 तो 8 1 8 4 जो आपका रहेगा, उसके बाद डेसिमल प्लेस के बाद जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर कंसीडर नहीं करेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? 1। इसलिए यहाँ पर क्या आया है? 12/8, तो 1 मिला आपको। ठीक है, उसके बाद 8 × 2 एज इट इज। अब क्या होगा? 8 × 2 का इवोल्यूशन होगा, तो यहाँ पर 16 मिलेगा, और लास्ट में दोनों का आंसर आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा? 17 मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सर यस। सर यस सर। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई है, तो आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो एम है उसको निकाल देना है। ठीक है, यहाँ पर कोमा करना है एम की जगह, और यहाँ पर जो ये इसको आप ब्रैकेट कर दो ताकि आपको ज़्यादा सही तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आपको ये जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट निकालना है, तो सब लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो। कर लिया सर। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट का, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट है?
नो सर। ओके। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये टाइम टेबल भी भेज दिया है, ठीक है। आपका जो भी रहेगा टाइम टेबल वो यहाँ पर मैंने PDF के फॉर्म में